वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। They cleared the bill for one nation, one election proposal. सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये मुसलमान विरोधी। इस वक्त देश में वन नेशन वन इलेक्शन सबसे ज्यादा बर्निंग इशू बना हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की प्रस्ताव है। इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का सुझाव दिया गया है। इस प्रस्ताव का मकसद है कि चुनाव के खर्च को कम किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल बनाया जाए। बार बार चुनाव ना हो, इसीलिए एक बार इस झंझट को खत्म किया जाए। दावा किया जाता है कि इससे देश के विकास कार्यों में तेजी आएगी। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा या फिर सिर्फ ये एक अफवाह है? आज के इस वीडियो में जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की बारीकियां, क्या होगा इसका असर, कितना होगा फायदा और विपक्ष की इस पर क्या रहेगी भूमिका, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर, देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। यूं तो वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। इसमें सबसे अहम तर्क दिया जाता है कि एक चुनाव होने से चुनावों पर होने वाला खर्च कम हो जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत में साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। साल 1947 में आजादी के बाद भारत में नए संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था। उस वक्त राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव साथ ही कराए गए थे, क्योंकि आजादी के बाद विधानसभा के लिए भी पहली बार चुनाव हो रहे थे। उसके बाद साल 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए गए थे। ये एक साथ चुनाव कराने का क्रम पहली बार उस वक्त टूटा जब केरल में साल 1957 के चुनाव में EMS नंबूदरीबाद की वामपंथी सरकार बनी। इस सरकार को उस वक्त की केंद्र सरकार ने आर्टिकल 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाकर हटा दिया था। केरल में दोबारा साल 1960 में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। अब सवाल आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या संविधान में संशोधन जरूरी है? इस सवाल का जवाब देते हुए साल 2018 में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे OP रावत का यह कहना है कि साल 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभा जल्दी ही भंग हो गई और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके अलावा साल 1972 में होने वाले लोकसभा चुनाव भी वक्त से पहले कराए गए थे। साल 1967 के चुनावों में कांग्रेस को कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे कई राज्यों में विरोधी दलों या अलायंस की सरकार बनी थी। इनमें से कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं और विधानसभा वक्त से पहले ही भंग हो गई थी। इस तरह से साल 1967 के बाद बड़े पैमाने पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने का सिलसिला पूरी तरह से टूट गया। भारत की मौजूदा केंद्र सरकार इसे दोबारा एक साथ कराना चाहती है। इसमें समस्या ये है कि अब भारत में कांग्रेस जैसी कोई एक पार्टी नहीं है जिसकी केंद्र के साथ ही ज्यादातर राज्यों में अपनी ही सरकारें हों। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बनाना आसान नहीं होगा और वैसे भी पूरा विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से राज्य और केंद्र सरकार में कैसा टकराव देखने को मिल सकता है। तो लोकसभा और विधानसभा के जानकारों के मुताबिक एक देश एक चुनाव का प्रैक्टिकल होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक बेस ये होना चाहिए कि देश की सारी विधानसभाएं एक साथ ही भंग हो, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, ना कि केंद्र सरकार के पास। केंद्र ऐसा तभी कर सकता है जब किसी वजह से किसी राज्य में अशांति फैली हो या ऐसी वजह मौजूद हो जिससे राज्य की विधानसभा को केंद्र भंग कर सके, और ऐसा सभी राज्यों में एक साथ करना भी मुमकिन नहीं है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि किसी भी राज्य की विधानसभा को कार्यकाल पूरा किए बगैर भंग करने से एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। ये संघीय ढांचे के खिलाफ होगा, ये संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ भी होगा, जिसे छेड़ने का अधिकार संसद के पास
अभी नहीं है। भारत के पूर्व इलेक्शन कमीशन एसवाई कुरैशी का ये मानना है कि चुनाव एक साथ कराने का मतलब ये है कि आपको स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ ही कराने होंगे। ऐसे में जनता एक बार में एक बटन दबाए या फिर 3 बटन दबाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनका ये कहना है कि किसी भी चुनाव में मतदाता, मतदान केंद्र, ईवीएम, सिक्योरिटी जैसी चीजें तो एक जैसी होती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव कराना स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है, जो केंद्र से बिल्कुल अलग है। ऐसे हालात में भी केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों को लेकर बहस हो सकती है। अब बात करते हैं कि भारत में चुनाव कराना कितना महंगा है। एक देश एक चुनाव के पीछे बड़े चुनावी खर्च की दलील भी बार बार दी जा रही है, लेकिन इसकी सच्चाई आम सोच से थोड़ी अलग है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के मुताबिक भारत का चुनाव दुनिया भर में सबसे सस्ता होने वाला चुनाव है। भारत में चुनावों में $1 प्रति वोटर के हिसाब से खर्च होता है। इसमें चुनाव की व्यवस्था, सुरक्षा, कर्मचारियों की तैनाती, ईवीएम सब कुछ शामिल है। वहीं जिन देशों के चुनावी खर्चों के आंकड़े मौजूद हैं, उनमें कीनिया में यह खर्च सबसे ज्यादा है, जहां पर $25 पर वोटर का खर्च होता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में पिछले आम चुनाव में करीब $1.75 पर वोटर खर्च किया गया था। भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी कहते हैं कि भारत में चुनाव कराने में करीब 4,000 करोड़ का खर्च होता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। जहां तक राजनीतिक दलों के करीब 60,000 करोड़ के खर्च की बात है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इससे नेताओं और राजनीतिक दलों के पैसे गरीबों के पास पहुंचते ही। बात करें इसकी मुखालफत की, तो चुनावों के दौरान बैनर, पोस्टर, प्रचार सामग्री बनाने, चिपकाने वालों से लेकर ऑटो रिक्शा वालों तक को इस चुनावों के बार बार होने से काम मिलता है। कुरैशी के मुताबिक ये इकलौता मौका होता है जब आम लोगों को महत्व दिया जाता है और नेता जनता के पास जाते हैं। इससे आम लोगों को भी अच्छा लगता है और वो तो चाहेंगे कि बार बार चुनाव होते रहें। वहीं चुनाव आचार संहिता के दौरान आमतौर पर करीब 1.5 महीने तक सरकार कुछ भी नया नहीं कर सकती। हालांकि पहले से चल रही योजना पर किसी तरह का कोई असर नहीं होता है। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को दोबारा एक साथ कराने का मुद्दा साल 1983 में भी उठा था, लेकिन उस वक्त केंद्र की इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे कोई अहमियत नहीं दी थी। उसके बाद साल 1999 में भारत में लॉ कमीशन ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का मशवरा दिया था। उस वक्त केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी। साल 2014 में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की शुरुआत के इस मुद्दे को फिर से उठाया था। यहाँ तक कि बीजेपी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए पहल भी की है, लेकिन विपक्षी दल सरकार पर हमलावर नजर आते हैं और संसद से लेकर सड़कों तक पर विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ एक साथ खड़ा है। इन तमाम पॉइंट्स पर चर्चा करने के बाद ये बात साफ है कि मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के पास लोकसभा में बड़ा बहुमत है, लेकिन फिर भी विपक्ष इस वक्त मजबूत कंडीशन में है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू कराना इतना भी आसान सरकार के लिए नहीं है। आम लोगों के अलावा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपोजिशन के, वो भी इसमें यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन में सीधी तौर पर सरकार की कोई साजिश, कोई मंशा का शक जाहिर करते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक सरकार अपनी इस मकसद में कामयाब होती है। क्या वाकई वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 2029 में चुनाव देखने को मिलेगा, या फिर जो मौजूदा हालात हैं उसी के तौर पर इलेक्शन की व्यवस्था रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।